अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, आज आपने देखा कि जो पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं असद उमर साहब हों, शाह महमूद कुरैशी साहब हों, काफ़ी वोकल नज़र आए और उन्होंने खुलकर ना सिर्फ इस हुकूमत पर तनकीद की, सियासी मुखालिफिन पर तनकीद की, बल्कि काफ़ी जोश में भी नज़र आए शाह महमूद कुरैशी साहब। आज उनकी से भी एक अहम मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में क्या तय पाया है, चेयरमैन पीटीआई के साथ क्या गुफ्तगू हुई है, इस हवाले से बड़ी कयास आई हैं क्योंकि ये उनकी जेल से रिहाई के बाद दूसरी मुलाकात थी। कुछ इससे पहले ये खबरें भी थी कि तलखी भी हुई है पहली मुलाकात में, तो हकीकत क्या है इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। साथ ही साथ जो नई पार्टी तश्कील पाई है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, ये कितनी अब अपनी जड़ें फैलाएगी, क्या ये कोई जलसा बड़ा करके अपनी स्ट्रेंथ अवाम में शो करने में कामयाब हो सकेगी, ऐसा करना चाहिए इन्हें, कहाँ इनका मेन गढ़ करार दिया जाएगा, इस पर भी बात करेंगे। और फिर आगे चलकर बात होगी बजट के हवाले से भी कि जनाब ज़्यादातर लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है या रिजेक्ट किया है, तो इसके ऊपर क्या फीडबैक है, क्या रिएक्शन है, इसके हवाले से भी डिटेल में बात होगी। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। प्रोग्राम में चलूँगी मैं इमरान साहब की तरफ। इमरान साहब, रिलेटिवली आपको लगा कि आज शाह महमूद कुरैशी साहब थोड़े जोश में थे और थोड़े वोकल नज़र आए और जज्बे में नज़र आए, तो इस उनकी बॉडी लैंग्वेज और अंदाज़े गुफ्तगू से आप क्या अख्ज़ कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह महमूद कुरैशी साहब की बॉडी लैंग्वेज और उनकी तमाम गुफ्तगू से सिर्फ एक नतीजा यह हज़ किया जा सकता है, और वो ये कि वो अपने आप को चेयरमैन इन वेटिंग साबित करना चाहते हैं। हाँ जी, वो ये कहना चाहते हैं, वो साबित ये करना चाहते हैं कि इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में, अपने पार्टी चेयरमैन की गैर मौजूदगी में पार्टी जो है वो ख़त्म नहीं होगी, बल्कि वो ख़ुद इसको लेके चलेंगे और वो बड़े बहादुर हैं, बड़े वोकल हैं और वो किसी चीज़ से घबराएंगे नहीं और उनको कोई मामला नहीं है इस तरह का। लिहाजा आज ही जो उनका गम गुस्सा और ये जो जज्बातीपन था वो बड़ा सोचा समझा था। शाह महमूद कुरैशी साहब की सियासत समझने, लेकिन ये आपको उनकी पर्सनैलिटी को समझना पड़ेगा। शाह महमूद कुरैशी साहब बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं और चीज़ों को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं। उन्हें पता है कि कहाँ पिच आवाज़ की जो है उसको लो रखना है, कहाँ हाई रखना है। हाँ जी, बड़ी कैलकुलेटेड गुफ्तगू करते हैं। बड़ी बाज़ लोग तो ये कहते हैं, मैं नहीं कहता, लेकिन बाज़ लोग तो ये कहते हैं बड़ी बनावटी गुफ्तगू करते हैं। बहरहाल जो भी करते हैं, असल चीज़ ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज अपने आप को पार्टी सरबराह के तौर पे पेश किया है। उनका ख्याल ये है कि जब उनके लीडर ने उन पर एतमाद किया था और उनके बारे में ये कहा था कि उनकी गैर मौजूदगी में ये पार्टी को चलाएंगे, तो आज वो ये साबित करने की कोशिश में थे कि बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा था, मैं चलाऊँगा। और जो इनका ये एक स्टेटमेंट था जहांगीर खान साहब की पार्टी के हवाले से कि डेड ऑन अराइवल, तो आपको क्या लग रहा है, ओवर कॉन्फिडेंट हैं या फिर अपना उन्होंने बता दिया है कि जो एक हमेशा से उनकी राइवलरी थी ना जहांगीर खान तरीन साहब के साथ जब पीटीआई में भी थे, तो वो उसी का उनको मजीद मौका मिल गया कि उसको वो अपना गुस्सा निकाल लें? समीना, बुनियादी तौर पे ये देखें, इस पीटीआई की बात नहीं है। ये किस्सा जो है जहांगीर खान तरीन और शाह महमूद कुरैशी साहब के इख्तलाफात का ये दहाइयों पुराना है। मुल्तान में क्योंकि दोनों थे, मुल्तान की सियासत और ये सारी चीज़ें, तो उस वजह से इनके आपस में शुरू से कभी भी नहीं बनी। 2-3 दफ़ा पीटीआई में भी कुछ दोस्तों ने कोशिश की इनकी सुलह करवाने की, लेकिन कभी भी उसमें खातर खा कामयाबी नहीं हुई। उसका ये जो मामला जो उन्होंने कहा डेथ ऑन अराइवल, तो ये असल में उन्होंने अपना गुस्सा कह लें, अपना बुग़्ज़ कह लें, पर्सनल ग्रज कर लें, जो मर्जी कह लें, से करीब उस तरह से नहीं। देखिए, हकीकत के अभी उस पार्टी असद उमर साहब ने अच्छी बात की है कि ये पार्टी का फैसला तो अवाम करते हैं, अवाम बताएंगे कि उनको कितनी स्ट्रेंथ है। अभी तो देखिए, अच्छा या बुरा जो भी आपके, उन्होंने लोग तो इकट्ठे कर लिए। हाँ जी, लोग इकट्ठे कर लिए। अब उसका रिएक्शन क्या आता है, उसमें अवाम उनके साथ किस तरह से चलती है, ये वक्त साबित करे। चौधरी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो हमें काफ़ी वोकल आज नज़र आए। ये कॉन्फिडेंस उनका आया है खुद से, अचानक से, या फिर इसकी कोई वजह है ख़ास? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो उनकी मुलाकात पहली हुई आपके साथ, उसमें ये कहा गया कि तलह कलामी हुई है। जो शाह महमूद कुरैशी साहब को जानते हैं, मेरे समेत, शाह साहब कभी भी ऐसी गुफ्तगू नहीं करते जिसमें तलह कलामी हो। वो ख़ास साथ बात करते हुए
वो एक मेरे ख्याल में इख्तरा ज़रूर है मीडिया की, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। शाह महमूद कुरैशी साहब पुराने सियासतदान हैं और वो समझते हैं सियासी इस हालात और वाक़यात को। इस वक्त वो खुल के खेलना चाह रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जो पुरानी लीडरशिप पीटीआई की थी वह मौजूद नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब ही एक जो है वो कदावर शख्सियत साहब के बाद वो नज़र आते हैं पार्टी में। लेकिन जो ज़ाहिर अटैक उन्होंने करना था बजट के ऊपर, तो पीटीआई की आप देखिए एक सियासत जो है पीछे जब भी हुई है, पीटीआई की जो सियासत है वो एग्रेशन की एक अलामत है और वो उसमें नज़र आता है। उनके जो लीडर्स हैं वो हमेशा वो फ्रंट फुट पे जिसको कहते हैं आके खेलते हैं। तो ये आज जो है उसका एक उन्होंने नमूना पेश किया है और जाहिर है वो ख़ुद को इस बात का अहल भी साबित करना चाहते हैं कि मैं पीटीआई के जो को लीड करने के जो है वो कर सकते हैं या नहीं, ये एक अलग सवाल है। लेकिन शाह महमूद साहब का आज जो ये कॉन्फिडेंस के साथ बोलना जो है या बात करना जो है, ये पीटीआई की जो एक आप समझें कि जो सियासत अभी पुज़मज़गी का जो शिकार थी, उसमें एक जो है वो दोबारा नई रूप फूंकने के लिए भी उन्होंने किया है। और सियासी आदमी जो है सियासी हालात के मुताबिक अपना ज़बान बयान। लेकिन जो आपने अभी मुलाकात का हवाला दिया है चेयरमैन पीटीआई से, पहले भी मुलाकात और आज भी मुलाकात, तो ये बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वो कोई ख़ास फार्मूला है या कोई तजावीज़ या कोई ऑप्शंस लेके जा रहे हैं उधर ज़मान पार्क और कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं किसी बात पर। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या मुमकिन ऑप्शंस रखे जा सकते हैं सामने उनके चेयरमैन पीटीआई के? नहीं, वो फार्मूला या जो वो ऑप्शन है, वो जो फार्मूला या ऑप्शन है, माना वो खान साहब ने मुसरत कर दिया है और वो करेंगे भी नहीं। और ये एक जो कोशिश है, जैसे कहा था कि पीटीआई जो है अगर एक पुराना फार्मूला है, जैसे बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने या मियां नवाज शरीफ ने अपनी पार्टियों को ज़िंदा रखा हो पीछे, पीटीआई जो है वो खान साहब का नाम है और खान साहब के अलावा पीटीआई जो है वो नहीं चल सकती। इसी वजह से जो है वो मुलाकातों में जो भी, बल्कि आज जो उनका खिताब था जो वो करते हैं अपने उससे जो खबरें आ रही हैं उसमें उन्होंने ये कहा है कि उनके जो ख़ानदान के हमशीरगान जो हैं वो भी मुल्क से बाहर जाने को तैयार नहीं, तो वो क्यों जाएंगे? और उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे वो बाहर जाएं? ना ही उनके पास कोई, उन्होंने ये कहा कि मेरे तो पैसे भी नहीं हैं बाहर, मैं किस बात के लिए जाऊं? तो वो फार्मूला तो मुझे जो है बेल वो मुंडे चढ़ती हुई नज़र नहीं आती। वो जो भी बात है आई थिंक वो कोई उसमें तो कोई दमखम नहीं है अभी तक तो। ठीक है, लेकिन इमरान साहब आपसे एक तो मेरा ये सवाल है कि आपके पास क्या खबर है, किस फार्मूले पे कन्विंस करने की कोशिश हो रही है, और आपकी ज़ाती राय में आप क्या तजवीज़ करते हैं? क्या ये बेहतर नहीं है कि अगर कोई मुश्किल टाइम है तो फिल वक्त पार्टी को एक दिया जाए लाइफलाइन और आप थोड़ी देर के लिए बैकफुट पे चले जाएं, फिर बाद में कभी हालात बेहतर हों? समीना, अगर पाकिस्तानी सियासत का आप जायज़ा लें तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है कि आप अगर हालात इस कदर ख़राब देखें तो आप थोड़ा सा बैकफुट पे हो जाए और पार्टी को ज़िंदा रहने दें, पार्टी को चलता रहने दें, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन जहाँ तक शाह महमूद कुरैशी साहब का मामला है, मैं बसद एहतराम थोड़ा सा चौधरी साहब के साथ इस पे इख्तलाफ करूँगा इस हवाले से कि शाह महमूद कुरैशी साहब शुरू से एक ऐसे सियासतदान समझे जाते हैं जिनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी हमेशा बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे, और इस्टेब्लिशमेंट वो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट को साथ ले के बामी मशवरे से सियासत करने के आदी हैं, और ताकतवर हलके हों या मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं वो हों, वो सब को उनका ये मानना होता है कि साहब के साथ अच्छे तरीके से रह के तो चला जाए। अब शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में ये जो अफवाहें हैं ना कि जी शायद वो कोई फार्मूला है, ये इसी बुनियाद पे कुछ लोग बातें कर रहे हैं कि शायद अब भी क्योंकि जहाँ दूसरे तमाम जो पकड़े गए थे लीडर वो अभी तक बहुत सारे जेलों में हैं, कुछ जो हैं उनमें से एक बड़ी तादाद में वो छोड़ के चले गए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में। तो शाह महमूद कुरैशी साहब का इस तरह से बाहर आ जाना, फिर खुलेआम फिरना और फिर खुलेआम मुलाकातें करना
और उसके बाद इस तरह की एग्रेसिव गुफ्तगू करना, तो ये अपने अंदर एक कहानी लिए हुए है और ये अपने अंदर ये जाहिर करता है कि कहीं ना कुछ ज़रूर है, कहीं ना कहीं कोई अशीरबाद ज़रूर है जिसकी बिना पे शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो ये चीज़ें वो कर रहे हैं। अब उसमें मामला दो तरह से हो सकता है। एक तो ये कि उनको वो आशीर्वाद हासिल है जिसकी बिना पे वो जाके गुफ्तगू करते हैं। दूसरा ये कि उन्होंने ये फैसला ये कर लिया है कि इस वक्त क्योंकि उनके पास एक सुनहरी मौका है एक ऐसी जमात को लीड करने का कि जिसका वोटर जो है अभी तक इस इंतज़ार में है कि कोई इस जमात को लीड करे और वो फिर अपने बदले ले, तो वो ये मौका भी नहीं गंवाना चाहते। वो शायद ये भी समझते हैं कि ये एक ऐसा मौका है जिससे उनकी प्राइम मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश पूरी हो सकती है, और अगर वो पार्टी को लीड कर लेते हैं और इलेक्शन में वो उनकी पार्टी जीत जाती है तो वो कल को वज़ीर आज़म बन सकते हैं। लिहाजा ये सारी चीज़ें हैं वो उन्हें फैसिनेट भी करती हैं कि वो इस तरह के मामलात में जाके करें। चौधरी साहब, जो कुरैशी साहब ने ये वाली बात की है इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए कि ये डेड ऑन अराइवल वाली सिचुएशन है, तो आपकी क्या राय है इस पार्टी के हवाले से? मैं इसको थोड़ा सा अगर सवाल को यूं भी फ्रेज कर लूं कि अगर एक बड़ा जलसा करके वो कोई अनाउंसमेंट करते तो उसमें कुछ शायद अवाम की पार्टिसिपेशन होती, तो एक आप पावर शो भी करते हैं तो एक सबको लगता कि आपने कुछ बड़ा कर दिया, कुछ हिला दिया एकदम से। लेकिन इस तरह से जिस तरह से उसकी लॉन्चिंग की गई है उससे तो बड़ा वीक सा तासुर नहीं गया? इसमें दो बातें जो हैं वो आप अपने जहन में रख लें कि नॉर्मली तो जो भी एक नई सियासी पार्टी आती है वो आते ही जो है वो शेक करने वाली बात तो होती नहीं है। वो तो ऐसी पार्टियां जो हैं वो जमहूरी अदवार में कभी भी नहीं आई सामने, मार्शल्लाह अदवार में आई हैं, और उसको तो हमेशा, जैसे कल भी मैंने अर्ज़ किया कि अभी तक तो इनको पाँव जमाने के लिए टाइम चाहिए होगा, फिर इनका अभी काउंटर नैरेटिव भी नहीं है और जल्दबाजी में ये बिल्कुल लॉन्च की गई है। जल्दबाजी का ही शाखसाना ये है कि शायद ये बेहतर तरीके से लॉन्च हो जाती अगर इसमें 2-4 हफ्ते का गैप डाल के कोई वो होमवर्क किया जाता। होमवर्क नहीं किया गया, तो ऐसा लगा है कि एक बड़ी जो है ना हरली बरली सिचुएशन में इनको लॉन्च किया गया जिससे तासुर अच्छा नहीं गया है इस पार्टी का। और ये जो पार्टी में फिर जो मुख्तलिफ तनकीद हो रही है उसकी जो है बुनियाद भी उसको फराहम करती है कि अगर तो ये पार्टी, जैसे आपने कहा, कोई बड़े जलसे में या कोई इस किस्म का काम होता तो फिर उसका तासुर कुछ और जाता। तो सियासत में जो तासुर होता है, परसेप्शन जो होती है, वो रियलिटी से ज़्यादा मैटर करती है और उसी परसेप्शन को जो है वो कैश किया जाता है। तो जो नई पार्टी लॉन्च हुई है उसकी जो लॉन्चिंग है वो भी एक जल्दबाजी में की गई है और उसको वैसे भी सियासी तौर पे भी टाइम चाहिए, और टाइम जो है वो कुछ दिनों का या हफ्तों का नहीं चाहिए, इसमें महीनों का टाइम लगेगा और तब जाके ये पता चलेगा कि ये किस तरह से होती है। और अभी इलेक्शन का माहौल भी नहीं है मुल्क में, तो इलेक्शन का माहौल ना होने की भी एक बड़ी वजह है। लेकिन चौधरी साहब एक कमज़ोर नज़र आने में चौधरी साहब एक परसेप्शन ये भी तो है ना इस वक्त इस पार्टी के हवाले से कि जहांगीर तरीन साहब हैं, वो जो हैं वो इन लोगों के लिए एक मसीहा बन के सामने आए हैं, और ये पार्टी इसलिए भी जल्दी अनाउंस की गई है कि बहुत सारे लोग जो इस पार्टी में शामिल हुए हैं वो परेशानी में थे, उनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, वो उन्हें भी कोई सर छुपाने की जगह मिल गई। हाँ जी, तो ये जल्दी में इसलिए भी की कि एक जो टोकरा है उसमें ये सब समा जाएं और वो उनकी सियासत भी ख़राब ना हो और उनकी ज़िंदगी भी ख़राब ना हो और वो यहाँ पे आराम से सुकून से बैठ जाएं। तो ये परसेप्शन भी तो एक है। लेकिन इमरान साहब, बात यह है कि ये जो आप बात कर रहे हैं इस बात में तो तब वज़न होता कि अगर इलेक्शन होने हैं, और मतलब मैं आपकी बात को निगेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं थोड़ा सा ये मदवाना तौर पर गुजारिश करना चाहता हूँ कि अभी इलेक्शन नहीं है। शायद जो शामिल हुए हैं बहुत सारे लोग तो इलेक्शन लड़ना भी नहीं चाह रहे थे इस वक्त, तो जो और ये जिस तरह से इनकी लॉन्चिंग हुई है इससे एक ये तासुर भी जाता है कि शायद जो दूसरी पार्टियां हैं जो एग्जिस्ट कर रही हैं पीडीएम की, लोगों का उसमें जाने से रोकने के लिए भी इसकी लॉन्चिंग जो है वो जल्दी की गई है, ताकि जो वो लोग पार्टी छोड़े हैं और उसको जो है वो किसी और पार्टी में शमूलियत ना अख्तियार करें। क्योंकि जरदारी साहब का भी लाहौर में बैठ जाना,
जो है इसका वो ख़तरे से खाली नहीं था कि वो भी अपना जो है वो काम करना शुरू हो गए हैं। तो ये पार्टियां जो हैं, क्योंकि ये कोई नेचुरल अलायंस तो है नहीं, ये एक बुग़्ज़ खान साहब में वो इकट्ठे हैं और कोई हुब्बे एक दूसरे की मोहब्बत में तो है नहीं है। और दूसरी बात ये है कि सियासी जमातें हैं, हर सियासी जमात जो है अपने प्लेटफॉर्म, अपने मंशूर, अपने नुक्ता नज़र के साथ सियासत करती है और उनके डायनामिक्स भी डिफरेंट होते हैं। तो वो हर पार्टी जो है वो चाहती है कि सियासत जो अपने अंदाज से की जाए। तो ये बहुत सारे मामला जो हैं वो उन पार्टीज़ को शायद शमूलियत इस पार्टी से ज़्यादा दूसरी पार्टियों में शमूलियत रोकने के लिए मेरे ख्याल में ये की गई है, तो हो सकता है। लेकिन इमरान साहब, मेरा इसमें अब एक सवाल ये भी है कि जैसे चौधरी साहब ने भी बड़ा राइटली मेंशन किया कि आपका एक नैरेटिव भी तो होता है ना। आप इवन जो हमारी इतनी पुरानी एक्सपीरियंस्ड सियासी जमातें हैं वो भी इस वक्त स्ट्रगल में है कि एक नैरेटिव उनके हाथ में हो जब वो इलेक्शन में जाएं। तो इस पार्टी का नैरेटिव क्या होगा? क्या ये पीटीआई की एक एक्सटेंशन तस्वुर होगी, या हम देखेंगे कि ये पीटीआई के खिलाफ या चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ भी बात कर रहे होंगे, पीडीएम के भी खिलाफ बात कर रहे होंगे? किसके ये खिलाफ होंगे, किसके ये साथ होंगे? उनका नैरेटिव उनके नाम में जो है ना पोशीदा है। वो तो कोई दूसरी बात, वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी क्यों नाम रखा गया? इसलिए कि वो उनका नैरेटिव ही ये है। वो ये समझते हैं कि 9 मई की जो सियासत थी वही तो वजह बनी है इन सब लोगों के पीटीआई छोड़ने की। तो इस पे तो 100% वो इख्तलाफ करेंगे कि 9 मई का जो मामला था, 9 मई को जिस तरह से किया गया, जो शरपसंदी हुई या जिस तरह से तोड़ फोड़ हुई, ये बुनियादी तौर पे ये सब वो लोग हैं जो उससे इत्तफाक नहीं करते। तो ये तो इनका नैरेटिव सीधा सीधा है कि हम उस सियासत के ख़िलाफ़ हैं। दूसरी रह की बात पीडीएम की जमातों की, तो ये कहेंगे कि हम इनसे बड़े बेहतर हैं, इनकी सियासत पे भी नहीं हम चलते, तो हम तो इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए करना चाहते हैं और हम तो पाकिस्तान की तरक्की देखना चाहते हैं। हम इनकी करप्शन के भी ख़िलाफ़ हैं, हम इनके शरपसंदी के भी ख़िलाफ़ हैं, तो हमें आप वोट दें। असल इशू ये नहीं है कि ये नैरेटिव क्या आप अपनाएंगे, असल इशू ये है कि अवाम वो नैरेटिव बाय करेंगे या नहीं। अवाम जो है वो इनका चूरन ख़रीदते हैं या नहीं। इस जमात के लिए मेरे नज़दीक सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि वो अवाम को अपने साथ कैसे नत्थी करते हैं। वो शाह महमूद कुरैशी साहब की तरह अगर मौक़िफ़ अपनाएं और पीटीआई का वोटर साथ लेके आए, उनके लिए ये आसान है। क्या जहांगीर तरीन साहब या उनके साथ अब्दुल अलीम खान साहब या इसी तरह से फवाद चौधरी साहब, फयाजुल हसन चौहान साहब या कोई भी जो ये लोग हैं, ये अपने हल्के में जाएंगे तो क्या उनके वोटर सपोर्टर उसी तरह से इनके साथ जाएंगे? तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि इतना आसान नहीं है अपने उन तमाम वोटर और सपोर्टर को साथ लेके चलना। इसके लिए जैसे फैसल चौधरी साहब कह रहे थे, महीनों लगेंगे। ये उनको पहले खुद कायल करेंगे, फिर लोग इनकी बात को समझेंगे, फिर जितने लोगों को समझ आ गई वो इनके साथ चलेंगे। नहीं तो फिर इस तरह की कच्ची पक्की तैयारी के साथ इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में होंगे। इमरान साहब, समीना मेरा आप दोनों से एक सवाल ये है, अगर इजाज़त हो, कि जो 9 मई का जो मामला है, देखिए वो किसी एक जमात का तो मामला नहीं है, वो तो अवाम पाकिस्तान का है और तमाम अवाम ने इसमें गम गुस्से का इजहार किया है 9 मई के वाक़यात को। तो नैरेटिव जो होता है वो तो हर जमात का या हर एक पॉलिटिकल धड़े का अपना अपना नैरेटिव होता है। वो नैरेटिव इनको जो जब तक वो नहीं आएगा, और यही मामला है कि जो अवाम इस वक्त जो नैरेटिव बाय कर रही है वो तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का नैरेटिव जो है उसको बाय कर रही है और उस पर वो आ चुके हैं। अब काउंटर नैरेटिव जो से पावरफुल होगा उसको जो है, यानी इकॉनमी से मुतालिक या लोगों के ज़ाती मसाइल से मुतालिक, उनके ऊपर ये क्या कर सकते हैं। जहाँ तक तो वोट बैंक का ताल्लुक है, वोट बैंक जो जिस पार्टी का है वो तो सबसे वो तो सरवर साहब साबिक गवर्नर साहब ने भी कहा है कि जो बाकी तो स्पॉइलर हैं, वोट तो तहरीक इंसाफ का है या फिर उसके बाद जो है वो नून लीग आती है पंजाब की हद तक। तो बात जो स्पॉइलर्स का एलिमेंट है, फिर ये भी एक बात जो है इसको तो ये देखना पार्टी होगा किसको फिर क्या किसका ये वोट बैंक जो तोड़ेगी जमात चौधरी बनी साहब? है, किसका तोड़ेगी ये पार्टी इस्तेहकाम? नहीं समीना, ये क्या आगे जाके इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इसका क्या रोल होगा, ये मुझे नहीं लगता। मैं स्टिल अपनी राय पे कायम हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब जब ये सारे कार्ड्स अपने ठीक कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस पार्टी को या किसी भी पार्टी को जगह देंगे। वो क्यों देंगे? वो अपने खिलाफ एक प्रेशर ग्रुप बनाए जो उनके खिलाफ इस्तेमाल हो। ऐसी बात तो मियां नवाज शरीफ बहुत घाक किस्म के सियासी रहनुमा हैं, उनको सियासत आती है। वो अब इस मुल्क के 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं और बड़े क्राइसिस से निकल के भी वज़ीर-ए-आज़म बने। इसमें जो है मुशर्रफ साहब के मार्शल लॉ को भी उन्होंने जो है
करके उसके बाद दोबारा वो इन हुए। तो इन सारी चीज़ों का अभी जो है जवाब इस वक्त मुश्किल है, लेकिन मेरी नज़र में ये पार्टी का इलेक्टोरल क्या रोल होगा उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करना है फ्यूचर में। इमरान साहब, जो मैंने भी सवाल चौधरी साहब से भी किया कि आपको क्या नज़र आ रहा है, ये पार्टी क्या सिर्फ एंटी पीटीआई पार्टी है और ये सिर्फ उन्हीं का वोट तोड़ेगी, या फिर बाकी जो सियासी जमातें हैं, पीएमएलएन हो या पीपल्स पार्टी हो, उनका भी वोट बैंक मुतासर होगा? अच्छा समीना, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है ना केस टू केस वेरी करेगा। अगर आप मजमूई तौर पे बात करें या अक्सरियती तौर पे बात करें, तो अगर ये कोई बंदा, ये जितने भी लोग हैं, ये पीटीआई का वोट तोड़ लें तो तोड़ लें, मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी का ये वोट तोड़ नहीं सकेंगे। अब इनके लिए मसला ये है कि इस वक्त पीटीआई का जो वोटर है वो तोड़ना शायद सबसे ज़्यादा मुश्किल है। लिहाजा इनके लिए चैलेंज दो तरह से है। एक तो ये कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का वोटर वैसे इनके खिलाफ है, वो तो इनके साथ आएगा नहीं। अब पीटीआई का वोटर जो है वो अगर तो इन्हें ये समझता है कि ये मुश्किल में उन्हें छोड़ गए हैं, फिर तो वो बिल्कुल बजाय इसके कि इनके साथ है, इनके खिलाफ चलेगा। लेकिन अगर ये उसको अपनी तरफ माइल कर लेते हैं और ये साबित कर देते हैं कि नहीं, क्योंकि उस वक्त मामला ख़राब थे, हम तो इसलिए यहाँ आए हैं, तो आप हमारे साथ हैं, फिर इनके लिए कोई कामयाबी का है। लेकिन उसके लिए वक्त बहुत चाहिए। अगर आप ये समझें खान साहब, अगर खान साहब एक बात पे काइंडली रोशनी डालिएगा सर कि ये मामला जो ये करें, तो फिर नून लीग वाले ये अंदिया क्यों दे रहे हैं कि हम सीट एडजस्टमेंट करेंगे? ये तो बड़ी डायकोटमी है ये इनकी। फिर हाँ जी, चौधरी साहब गुजारिश ये है कि आप ये देखें ना कि इसीलिए तो मुस्लिम लीग नून ने इनको अपने साथ शामिल नहीं किया। इनकी एक वजह ये भी है फौरी तौर पे पार्टी बनाने की कि पहले जो मीटिंग्स हुई थी उनमें इनका ख्याल था कि ये सब लोग मुस्लिम लीग नून में अगर शामिल होते हैं तो फिर उसमें शामिल किया जाए। लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि जी हम तो 17 से ज़्यादा बंदे एडजस्ट नहीं कर सकते, हमें तो उसमें पार्टी को नुकसान होगा, और उसके लिए उन्होंने पंजाब के ज़िमनी इलेक्शंस की मिसाल दी कि जो जुलाई में हमारे साथ हुआ था, तो हम ये अफोर्ड नहीं करते। इमरान साहब, सीट एडजस्टमेंट भी तो यही होती है ना, अगर इन लोगों के मुकाबले में वो अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा कर रहे, तो बात तो एक ही है ना कि वो उसको स्पेस दे रहे हैं। नहीं, बात फिर वही है ना कि सीट एडजस्टमेंट ये नहीं होती। सीट एडजस्टमेंट ये होती है कि जहाँ पे आप देखते हैं कि आपका कैंडिडेट कमज़ोर है या विनिंग ऑड्स नहीं है, वहाँ पे आप ये समझते हैं कि चलें अगर इनका कैंडिडेट मजबूत है तो आप उसको एडजस्ट कर लेते हैं। एक पार्टी टिकट देना और एडजस्टमेंट करना बड़ा दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। लेकिन बात यह है कि मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी इवन क्यों ये चाहेगी, और इसी तरह से फिर ये कि इवन अब पीटीआई भी ये क्यों चाहेगी कि जो लोग उसको छोड़ के चले गए हैं वो इलेक्शन में उनके वोट लेके जीतें। लिहाजा ये जो है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, मैं समझता हूँ कि अगर इलेक्शन अभी होते हैं तो सबसे मुश्किल इन लोगों के लिए होगी। और फैसल चौधरी साहब की इस बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि शायद इस पार्टी में शामिल बहुत सारे लोग इलेक्शन खुद लड़ने से इनकार करते हैं। ठीक है, इस वक्त सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी भी शामिल करते हैं प्रोग्राम में। इफ्तिखार अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जी, बहुत शुक्रिया आपका। इफ्तिखार अहमद साहब, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की, इसमें 2-3 बड़े अहम सवाल हैं। इस्तेहकामे पाकिस्तान पार्टी तश्कील दी गई है और इस वक्त उसके ऊपर मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है। आपकी ज़ाती राय में इसका क्या फ्यूचर है? क्या ये आपको लग रहा है बड़ा डेंट डाल सकती है, दिखती है दीगर सियासी जमातों के लिए? नहीं, क्या डेंट डालेंगे कि खास हल्के के लोग हैं जिन जो खास हल्कों से आए हैं, तो अपने अपने हल्कों के हद तक ही डेंट डाल सकते हैं। वहाँ भी पता नहीं उनको कामयाबी होती है नहीं होती। कोई इतनी बड़ी पार्टी तो नहीं, क्या वो सिंध में है इनका कोई आदमी, या बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में कोई इतना इम्पोर्टेंट नेम, किसका सदर कौन है, जनरल सेक्रेटरी कौन है, पता नहीं ये पार्टी रजिस्टर्ड भी हुई है विद इलेक्शन कमीशन और नॉट। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो बहुत अर्ली स्टेजेस में हम सब लोग ये सवालात ला रहे हैं और सवालात का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर आप इस बात से मुत्तफिक हैं इफ्तिखार साहब कि ये कोई पार्टी बड़ी हेस्ट में लॉन्च की गई है, बड़ी जल्दी की गई है इसको अनाउंस करने में, जबकि इसके ऊपर अभी काफ़ी काम हो सकता था मजीद? ये कौन काम करता? अब क्या कहना आपस में ही राब्ते करके तमाम सियासतदान और बेहतर अंदाज से उसकी कुछ लॉन्चिंग करते? जहांगीर तरीन काफ़ी दिनों से ये राब्ते कर रहे थे। जहांगीर तरीन को जाना था बाहर लंदन अपने इलाज के लिए, चेकअप के लिए, काफ़ी दिनों से वो राब्ते कर रहे थे। और उन राब्तों के नतीजे में आपने देखा कि सब लोग ऐसे इकट्ठे हुए थे जैसे पता नहीं खुदा ना करे किसी
ऐसे मुकाम पे बैठे हैं यहाँ पे, उनके चेहरे देखें, उनके रवैये देखें। वो छुपाना चाह रहे थे पता नहीं अपने आप को, यहाँ कोई अपनी मोबाइल पे खेलना चाह रहा था। अजीब किस्म की गैदरिंग थी। नॉर्मली जब आप एक नया सफ़र शुरू करते हो तो उसमें एक ख़ास अज़म और हौसले की आदमी को निशानदेही नज़र आती है या कुछ महसूस होता है। वो कोई महसूस नहीं हुआ। खुद जहांगीर तरीन साहब की जो सारे रिमार्क्स थे वो कितने, उसमें कोई ऐसा नई चीज़ नहीं थी। ये हम सारी बातें जानते थे जो वो कह रहे थे। इफ्तिखार साहब, आपने कई पार्टियां बनती, कई पार्टियां टूटती देखी हैं और बहुत सारे प्रोसेस, किंग्स पार्टियां भी बनती देखी हैं। तो आप क्या समझते हैं, अपने तजर्बे की रोशनी में हमें भी समझाएं, हमारे उस्ताद हैं आप, कि क्या आप समझते हैं कि ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनी है ये भी किसी तरह से आने वाले इलेक्शन में कोई अपना किंग्स पार्टी वाला किरदार अदा कर सकती है? इमरान, मैंने पहले भी कहा कि ना तो ये खैबर पख्तूनख्वा में भी नजर आते, ना सिंध में, ना ही बलूचिस्तान में जो हमने देखा जो मजमा इकट्ठा हुआ था। तो ये कोई नेशनल पार्टी तो फौरी तौर पे नहीं है। फिर जैसे मैंने कहा, अभी मैंने 1 मिनट पहले कहा कि अभी तो ये रजिस्टर्ड भी नहीं गालिबन हुई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो इसका कोई सेटअप भी नहीं है, इसका कोई ढांचा भी नहीं है। तो ये अलबत्ता होगा कि इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो इलेक्टेबल हैं और उनके पास अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, वो वहाँ से जीत सकते हैं और जीत के वो दोबारा असेंबली में जा सकते हैं। लेकिन वो इतना बड़ा धरा नहीं होगा कि वो कोई अहम किरदार अदा कर सके पाकिस्तान की सियासत में और इवन पंजाब की सियासत में। मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब असेंबली में भी उनका कोई इतना बड़ा तो इफ्तिखार साहब, लेकिन आपको इलेक्शन नजर आ रहे हैं? आपको लग रहा है कि अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएगा? ये आईनी तौर पे इनको इलेक्शन के लिए जाना चाहिए। पहले इलेक्शन में ना जाके इन्होंने क्या कमा लिया, और इलेक्शन को अगर डिले करेंगे तो क्या उनको मिल जाएगा? हमें तो IMF ने इसलिए पैसे देने से इनकार किया है कि हमारे मुल्क में अनसर्टेनिटी है पॉलिटिकल, और इस अनसर्टेनिटी को PTI की क़यादत एक्सप्लॉइट भी कर रही है। अमेरिका के जो कांग्रेसमैन से बात की जा रही है उनमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये भी रोते हैं कि जी वहाँ पे जमहूरियत ही नहीं है, वहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं रहा जमहूरी अंदाज में। तो मेरा ख्याल है दे शुड गो फॉर द इलेक्शन, और कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट भी यही है कि अगर जब अगस्त में इनकी असेंबली की मुद्दत पूरी होती है दे शुड गो फॉर द इलेक्शन। और अगर इन्होंने इलेक्शन में नहीं जाना और उसकी इनके पास सॉलिड रीजनिंग है तो इनको इसी मौके पे कौम को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, बजाय आज से 2 महीने के बाद जाके ये कॉन्फिडेंस में लेना। एक कॉन्स्टिट्यूशन रास्ता इनके पास है और उसका ये तस्करा भी करते रहते हैं। अगर ये वो कॉन्स्टिट्यूशन रास्ता अपनाना चाहते हैं, इनको अवाम के साथ खुल के बात करनी चाहिए कि ये सूरत हाल है हमारी इक़्तिसादी, हम यहाँ पे खड़े हैं, हम डिफॉल्ट से तो बच गए हैं लेकिन अब भी आगे हमारे सामने बहुत मुश्किलात है और उन मुश्किलात पे काबू पाने के लिए हमें कुछ अरसा चाहिए। अगर ऐसी बात है तो दे शुड टॉक टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। लेकिन इफ्तिखार साहब, आपको क्या नजर आ रहा है, ये जो भी इलेक्शन अगर अक्टूबर में होने जा रहा है अगर, तो क्या ये विद PTI है या विदाउट PTI है? इसके विद PTI होगा। आई एम अगेंस्ट कि किसी सियासी जमात को बैन किया जाए। मैं तो इस बात के भी खिलाफ हूँ कि किसी सियासी लीडर को जो हाईएस्ट पनिशमेंट है सजाए मौत वो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए जी, एक पार्टी है, उसके वर्कर्स हैं। हाँ, उसके वर्कर्स वैसे ही खामोश हो सकते हैं जिस तरह MQM के वर्कर खामोश हो गए, और अल्ताफ भाई के अलावा वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं। जब इलेक्शन वहाँ पे होते हैं अल्ताफ साहब के बाद, जिसमें वो हिस्सा नहीं ले रहे, उनको हिस्सा नहीं लेने दिया जा रहा, आप उसका टर्न आउट देख लें, बहुत कम होता है। और ये वाकया पीपल्स पार्टी के साथ भी हो चुका है अपना पाकिस्तान के अंदर। जब पीपल्स पार्टी के ऊपर ये इल्जाम लगा 10% वाला, तो उसका वोटर बैठ गया था घर, वो वोट डालने नहीं आया था। ये फेस मुस्लिम लीग नून ने भी फेस की सूरत, तो उसका वोटर तो कहीं नहीं जाएगा ना। वोटर दे विल नॉट वोट फॉर एनीबॉडी एक्सेप्ट देयर ओन पीपल। तो क्या शाह महमूद कुरैशी की क़यादत को तस्लीम कर लेगा? और आज भी वही तासर दे रहे हैं कि अभी भी बस 5 साल पलटने वाला है। ये 5 साल पलटते पलटते सब कुछ उसने पलटा दिया। पाकिस्तान की सियासत में कैसे कदम को उसने उठाया जो कभी भी पाकिस्तान की सियासी जमातों ने सोचा भी नहीं था। वो था कि आर्मी की तनसीबात पे हमला करने का तस्वर था ही नहीं, कभी कुछ सोच नहीं सकता था। उसने वो कर दिखाया और अभी भी वो कहता है कि मैं 5 साल पलट सकता हूँ। तो 5 साल कैसे पलटा जाएगा? इसका मतलब है जिस बुनियाद पर उसने 9 वाला वाकयात करवाए वो दोबारा उसी उम्मीद में बैठा हो। तो मुझे बताएं कि
उसका क्या किया जा सकता है? जहाँ तक उसके वर्कर्स की बात रही, वो तो रहेंगे बेचारे, वो तो कमिटमेंट है, वो तो जेलों में भी चले गए हैं, खवातीन भी जेलों में चली गई हैं। खुद वो जमान पार्क में बैठा है, बच्चे को अपने बुलाने को तैयार नहीं है, और उसके जो मचाने वाले थे, जो उसको अपना लीडर समझते थे, दे आर बिहाइंड द बार्स। तो लेकिन इफ्तिखार साहब, फिर उनसे बात होनी चाहिए, या फिर उनको वाकई जिस तरह से कहा जा रहा है कि आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल होगा, क्या बात करना चाहते, उनसे क्या बात करना चाहते हैं कि ये वाकयात नहीं हुए जो हमने देखे? और मेरी एक बात जरा ध्यान से जेल में रखिएगा, अगर ये एक शहर का वाकया होता ना, तो मैं समझता कि हार सियासी वर्कर थे, जज्बात में आ गए, और सियासी वर्कर जब जज्बाती हो जाता है तो वो नहीं देखता वो क्या कर रहा है। मैं मान लेता हूँ, मैं खुद सियासी वर्क कर रहा हूँ, तो मैं मान लेता कि एक शहर में ऐसा हो गया और किसी मंसूबे के तहत नहीं हुआ, लेकिन जो पूरे पाकिस्तान में हुआ, क्या मैं उसको भी इत्तेफाक समझ लूँ? ऐसा इत्तेफाक नहीं हो सकता। तो फिर अगर इतना बड़ा वाकया हुआ है तो आप तवक्को करते हैं कि उन लोगों को पनिश न किया जाए, तो फिर कल आने वाली कल में इससे ज्यादा लोग कोई सियासी जमात ला के ऐसी हरकत कर सकती है, और वो भी कह सकती है कि मैं 5 साल पलट दूंगा या पलट देंगे। तो ये रवैया जो है ना, इस तरीके से 5 साल पलटने की, गलत है। इसको कोई जमहूरी आदमी सपोर्ट नहीं कर सकता। तो आप इफ्तिखार साहब क्या समझ रहे हैं, अगर शाह महमूद कुरैशी साहब आगे पीटीआई को लीड करें तो क्या वोटर के लिए वो एक्सेप्टेबल क़यादत होंगे? तो काफी हद तक वोटर उनको वोट दे सकते हैं, और काफी बिल्कुल चाहते हैं, जो जान देने को तैयार है, वो कहेंगे हम इसको अपना लीडर ही नहीं मानते। ऐसा भी हो सकता है, ये सब चीजें पॉसिबल है। देखें, जो तरबियत उसने अपने वोटर की है, और उसको ये यकीन हो जाए कि वो इतना ताकतवर है, तो उस वर्कर के लिए अदर किसी को लीडर तस्लीम करना अपनी पार्टी के अंदर ही बड़ा मुश्किल मुझे नजर आता है। और शाह महमूद कुरैशी में वो करिश्मा नहीं है, जो करिश्मा एक ऐसे वर्कर्स को अपने साथ ले जाने के लिए होना चाहिए। आई डोंट थिंक, आई नो शाह महमूद कुरैशी फॉर लॉन्ग टाइम, उसमें वो उतना शार्पनेस नहीं है, उतना वो एग्रेसिव टोन नहीं रखता, और एक पोलाइट लहजे में बात करने वाला आदमी है, क्योंकि ये फॉरेन मिनिस्टर, और ये फॉरेन मिनिस्ट्री में मसला होता है कि आप लफ्जों का चुनाव बहुत सोच समझ के करते हैं, क्योंकि वो आप एक ऐसी जबान इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसके दूर नताइज भी निकलते हैं, तो उस बिना पे वो इतना तीखा और तुंद बात नहीं करता। लास्टली इफ्तिखार अहमद साहब, जैसे भी आपने कहा कि जिस तरह से पार्टी वर्कर की ट्रेनिंग हुई है, जो बात की गई छीन के लेंगे, तो हम तो हमेशा से देखते हैं तमाम ही सियासी जमातें जब ऑपोजिशन में होती हैं तो इतनी ही एग्रेसिव स्टांस लेती हैं। नवाज शरीफ साहब ने मुझे बताएं कि इस पार्टी ने एक साल पूरी ये कैंपेन की हो कि आज़ादी का तस्वर क्या होता है, जमहूरियत ये कौन सी चाहते हैं, और किससे ये आज़ादी छीनना चाहते हैं, डर्टी हैरी वोट को इज्जत दो, किससे दिलवा रहे थे इज्जत किससे दिलवा रहे थे वोट को? बिल्कुल वो सही था, बिल्कुल वो पॉलिटिकल स्टैंड था कि पाकिस्तान में फौज को पॉलिटिकल रोल नहीं अदा करना चाहिए। वो पॉलिटिकल एक नारा था, उस पॉलिटिकल नारे की बिना पर छावनियों पर हमला नहीं हुआ, आर्मी के जहाजों को आग लगाने की कोशिश नहीं की गई, GHQ के ऊपर जाके गेट को तोड़ के अंदर जाने की कोशिश नहीं की गई। फर्क है, इस फर्क को हम जितनी जल्दी महसूस करें हम उतना ही अच्छे रहेंगे बतौर पाकिस्तानी। ये नहीं होना चाहिए सियासत में। सियासत में आप जो मर्जी करें, ये नहीं होना चाहिए। किसी किस्म की किसी की प्रॉपर्टी को आग लगाना, जलाना। आप जब ये फारग वहां से हुए सारे कोर कमांडर के घर से, तो फिर अस्करी की बिल्डिंग ढूंढ के फिर देखें, अस्करी की बिल्डिंग को आग लगाएगी, अस्करी के दाएं और बाएं बिल्डिंग को आग नहीं लगाएगी। तो फिर मुझे अगर कोई समझाने की कोशिश करे कि नहीं जनाब ये मनसूबा बंदी नहीं थी, तो मैं ये मानने को तैयार नहीं, बिकॉज चीजें मैंने अपनी आंखों से देखी हैं और मैं महसूस करता हूँ कि ये पूरी की पूरी तयशुदा एक प्रोग्राम था। और आपको शायद पता नहीं याद क्यों नहीं रहा कि आपके साथ जो दोस्त बैठे हैं, ही इज इन दिस प्रोफेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, इससे पूछें कि क्या ये बात नहीं की गई थी जब इक़्तिदार में थे कि शेख रशीद ने कहा था कि पाकिस्तान की गलियों में कौन बहेगा? क्या ये हकीकत, एक मिनट, क्या ये हकीकत नहीं है कि फवाद चौधरी ने कहा था कि सिविल वार होगी? उस वक्त तो इमरान खान को नहीं गिरफ्तार किसने किया था, उस वक्त तो कोई इनके लीडर गिरफ्तार नहीं हुए थे, तब इन्होंने क्यों कहा था? एंड दे वर इन पावर एट दैट टाइम। क्यों इमरान? सर बिल्कुल कहा था, बहुत सारे लीडरों ने कहा था, ऐसी बातें की थी, ये सारी चीज़ें तो इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मामला ये है कि अब 9 मई के बाद तो पाकिस्तानी सियासत की सर फिलहाल तो शक्ल ही चेंज हो गई है ना। अब जैसे आपने कहा कि अब तो इसकी गुंजाइश नहीं रही और ना ही
कोई ये इस बात की गुंजाइश देगा कि मुस्तकबिल में कोई इस तरह का काम कर सके? देखो इमरान, ये पिछले दिनों आपने देखा कि ये जो रिजवी साहब के जो चाहने वाले हैं उन्होंने भी कोशिश की, उन्होंने उनके हाथों कोई सिपाही भी मर गए और ब्रूटल तरीके से मरे, उनके वर्कर भी मरे और उन्होंने शहर को पैरालाइज कर दिया 3 दिनों के लिए। तो हम सब ने अपोज किया, हमने कहा ये दुरुस्त नहीं, हमने उनको अपोज किया ही नहीं किया। बिल्कुल किया सर, बिल्कुल किया। इसी बना पे किया, वरना हमारी उनकी कोई जाती उनसे कोई दुश्मनी तो नहीं। बिल्कुल पुरतशद्दुद कार्रवाइयों को कहीं पे भी उसकी हिमायत नहीं की जा सकती और इसको कंडेम ही किया जा सकता है। सिर्फ बहुत बहुत शुक्रिया आपका इफ्तिखार अहमद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह फिर आप जहमत देंगे। आज अभी नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और आगे चलकर कुछ इकॉनमी पे भी बात करेंगे। हम वापस आते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाजरीन। अब कुछ बात हो जाए बजट के हवाले से। कल बजट पेश किया गया, आज उसके ऊपर मुख्तलिफ जो तबकात हैं माशरे के, उनका रिएक्शन भी सामने आ रहा है। कोई इसको समझता है कि बेहतर बजट था, किसी का ख्याल है कि बिल्कुल गोरख धंधा है और कोई हकीकत पर मबनी बजट नहीं है। लेकिन जाहिर है कि हर कोई इस पर अपनी राय दे रहा है। इमरान साहब, आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये जो बजट कल आया और जिस तरह से आज जो आपने लोगों के रिएक्शंस भी देखे, आप खुद मुझे बता भी रहे थे कि आपने मार्केट का भी सर्वे किया, तो जनरली लोगों का क्या परसेप्शन है इस बजट के बारे में? समीना, सच्ची बात यह है कि आज मैं लाहौर की 4 मार्केटों में गया। उन 4 की 4 मार्केटों में मुझे एक भी पाकिस्तानी ऐसा नहीं मिला, एक शहरी ऐसा नहीं मिला जिसने बजट के बारे में मुझे ये कहा कि उसे बजट की समझ आ गई। अच्छा, यकीन जिससे अच्छा बुरा तो कोई तब कहेगा जिसको समझ आएगी। जिससे मैंने पूछा, मैंने कहा यार बजट कैसा आया? उसने कहा जी महंगाई हो जाएगी। मैं कहा भाई कैसे? वो तो कहते हैं हमने बड़ी सहूलत दे दी। कहते जी हमारी तो, एक बंदा 80 साल के करीब उसकी उम्र थी माशाल्लाह, बारिश और एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे वो सुपरवाइज़र थे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मियाँ जी बजट, कहते पुत्र सानू तो किसी बजट तो कभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैंने कहा जी क्यों आप इस तरह से क्यों कह रहे हैं? उन्होंने कहा हर दफ़ा हुकूमत जो है ना कहती कुछ है, होता कुछ है, और बजट के बाद फिर मिनी बजट आती है और महंगाई होती रहती। असल में ये जो कुछ सालों से मामला हो गया ना इस तरह से कि देखिए बिजली का जब दिल चाहता है बढ़ा देते हैं, पेट्रोल की कीमतें यार 15 दिन के बाद बजट की अहमियत ही खत्म कर दी है। बजट में सिर्फ एक बात की अहमियत अब रह गई है, वो, और वो ये सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कितना। अच्छा, उस पे भी आखिरी बात कर दूं मैं कि उस पे भी अब मामला ये है कि लोग इस बात पे तो खुश हैं कि सैलरी बढ़ गई है, लेकिन हुकूमत के मुखालफिन जो हैं वो कहते हैं पैसे आएंगे कितों? बिल्कुल ठीक, पैसे ही नहीं है तो तनख्वाहें बढ़ाएंगे कहाँ से? सही। इस वक्त मीर मोहम्मद अली साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, एक नॉम्बर्ट हैं और जानते हैं चीज़ों को, मार्केट का तजर्बा है उनका, उनसे भी जानते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं। मीर साहब बहुत शुक्रिया आपका। सर ये जो बजट आया अब आपको काफ़ी वक्त भी मिला और आपने भी एक पल्स ली होगी कि मार्केट क्या इस पर रिएक्ट कर रही है, तो आपकी नज़र में ये कोई हकीकत पसंदाना बजट है और इससे कोई आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी के आसार हैं? पहले हंस लूं फिर उसके बाद जवाब देता हूँ। देखिए जिस तरीके से ये बजट बना है ना, जिन हालात में बना है, सबसे पहले तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि इन हालात में बजट बनाना भी एक बहुत बड़ा कारनामा है, बना दिया। इस मुल्क में कभी कोई बेहतरीन बजट आया है मैंने तो नहीं देखा पिछले 12-13 साल से जब से मैं यहाँ रह रहा हूँ। हर बजट को अवाम दोस्त बजट कहा जाता है। तो अगर अवाम दोस्त है तो एक कैमरामैन और रिपोर्टर को अवाम के अंदर भेजिए आप अगले 6 दिन तक और उनसे पूछिए कि उनको क्या फायदा हुआ है। अगर वो कहते हैं कि फायदा हुआ है तो फिर ये अवाम दोस्त बजट है। अब हमारे पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है, मगर हमने एक तबके की तनख्वाहें बढ़ा दी। जो सरकारी मुलाजिमीन है वो 10 या 11 लाख होंगे, तो क्या 24 करोड़ उनसे कमतर है? वो उनसे बेहतर है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी तनख्वाहें ना बढ़ाएं। आवाम के लिए क्या मराहत दी गई है इसके अंदर? हमारे पास देखिए, मुख्तस कर देना किसी चीज को और उसको निकाल कर पैसे देने में जमीन और आसमान का फर्क है। अक्टूबर में भी अगर इलेक्शन होते हैं जैसे आईन कहता है, तो ये मिनी बजट जिसको आम फहम लैंग्वेज में फाइनेंस अमेंडमेंट बिल कहा जाता है, वो एक अमेंडमेंट बिल लेकर आएंगे और ये सब चीजें रिवर्स हो जाएंगी,
आधी से ज्यादा रिवर्स हो जाएंगे। हमारे पास कर्जे देने के पैसे नहीं है। $19 बिलियन तो हमें अगले 8 महीने में चाहिए। $32 बिलियन हमें। नहीं, लेकिन डार साहब तो आज बड़े मुतमईन हैं, वो तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल डिफॉल्ट नहीं करेगा, कर्जों का कोई इशू नहीं है, अदायगियां पहले भी हुई हैं, अभी भी हो जाएंगी। और वो तो इवन ये भी कह रहे हैं कि अगर IMF भी ना इवन पैसे दे तो प्लान बी भी मौजूद है, अगरचे बताया नहीं उन्होंने, लेकिन कह रहे हैं उनके पास। हाँ, अल्लाह डार साहब को खुश रखे। जब से डार साहब आए हैं वो वादे ही कर रहे हैं। मुझे बता दीजिए कि क्या चीज पूरी हुई है अभी तक। डॉलर 350 रुपए पर आ गया है ओपन मार्केट में। हमारे रिजर्व्स जो है वही 4 बिलियन पे हैं, और 4 बिलियन भी जो है वो दूसरों के पैसे हैं, हमारे अपने नहीं है। हम उसको खर्च नहीं कर सकते। करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करके इसलिए रखा गया है कि इंपोर्ट्स को एब्सोल्युटली सप्रेस कर दिया गया है। जिस दिन आप इंपोर्ट्स को खोलेंगे वो ऊपर चली जाएगी, वो करंट अकाउंट डेफिसिट ऊपर चला जाएगा। आपके पास इस वक्त 6.3% जीडीपी ग्रोथ से हम 0.29% पर आ गए हैं। हमारी इन्फ्लेशन 38% ऑफिशियली है, अबव 50% अनऑफिशियली होगी। हमारी फूड इन्फ्लेशन 61% है। क्या चीज बेहतर हो रही है? हमारी रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। इन्होंने इस दफा $30 बिलियन का हदफ रखा है एक्सपोर्ट्स के लिए, जो पिछले साल 31 बिलियन था, जो पार हो चुका था। तो मेरी समझ में नहीं आती है बात। और ये कहना कि हम देखिए वेंटिलेटर पर किसी को जिंदा रखना और ये कहना कि ये जिंदा है, अभी तक मरा नहीं है, और इलाज करके वेंटिलेटर से हटा के उसको कम से कम व्हीलचेयर में बिठाने के काबिल कर देने में फर्क है। इस वक्त अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान कभी डिफॉल्ट करे, मेरे मुंह में खाक। मगर अगर हम बजिद रहकर IMF की चीजें नहीं मानकर अपनी जिद में उनको कहें कि आई डोंट केयर इफ IMF कम्स और नॉट। देखिए, IMF हमें कभी जिंदगी में इतना पैसा नहीं देता कि हमारी मईशत संवर जाए। हम 23 दफा 50 साल में IMF के पास गए हैं, IMF हमारे पास नहीं आया है। मगर जब IMF से आप पैसे लेते हैं तो दूसरे लेंडर्स जो होते हैं उनको ये यकीन दहानी हो जाती है कि IMF ने अपना पूरा होमवर्क किया होगा और ये मुल्क गारंटी सी एक मिल जाती है। अच्छा मीर साहब, ये कुछ बात कर रहे हैं सुपर टैक्स के लिए भी, और इस पे भी एक तशवीश भी है कि पता नहीं किस किस को सुपर टैक्स के नरगे में ले आएंगे और ये लगना चाहिए या नहीं। तो आपकी इस पर क्या राय है? सुपर टैक्स की जो स्लैब्स बनाई जा रही हैं वो कितनी हकीकत पसंदाना और मुनसिफाना है, और फिर ये लगना चाहिए आपके ख्याल से? जिसने ये कॉइन टर्म किया है ना सुपर टैक्स, से पहले उनसे ये पूछ लीजिए इसमें सुपर क्या है। इट शुड बी अ हैवी टैक्स। आई मीन, इसमें सुपर है क्या? उस इकोनॉमी में जो कि श्रिंक हो रही है, 6% से 0.29% पर आ गई है, उसमें आप एडिशनल टैक्सेस लगाकर इकोनॉमी को एब्सोल्युटली किल कर देंगे। 21% पे इंटरेस्ट रेट है, कोई पैसे बोरो नहीं कर सकती। हुकूमत के अलावा कोई कंपनी पैसे बोरो नहीं कर सकती। सब में ज्यादा जो बोरो किया है लोकल बैंक्स और ट्रेजरीज से, वो हुकूमत ने किया है। Any additional taxes at this time will literally kill the back of this economy. हमें आज के दौर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में, AI के और डिजिटाइजेशन के दौर में, हम FBR को डिजिटाइज करके AI के थ्रू टैक्स असेसमेंट क्यों नहीं करते? सारी इंफॉर्मेशन है हमारे पास। हमारे पास शनाख्ती कार्ड भी है, ट्रैवल रिकॉर्ड्स भी है, बीवी के नाम पे गाड़ी ली हुई है छुपाकर या ड्राइवर के नाम पे ली हुई है, वो तक हमें पता है। पूरी रिकॉर्ड जो है ओनरशिप्स के, घर के, हर चीज के डिजिटाइज है। उनको एक जगह सेंट्रलाइज करके आप 3.5 मिलियन फाइलर्स हैं, जिसमें से 2.1 मिलियन पे करते हैं। हम इसको 40 मिलियन पे क्यों नहीं लेके जाते? 67 मिलियन लेबर फोर्स है हमारी पाकिस्तान की, 67 मिलियन। तो उसमें से चंद को निकाल दीजिए, क्योंकि वो 30,000 से कम पे नीचे पे आ रहे होंगे। मगर उसके बाद भी अगर हम 15 मिलियन तक भी ले गए फाइलर्स को, और जिसमें से 11 मिलियन भी पे कर रहे हैं, तो आप सोचिए पाकिस्तान कहाँ होगा।
मुआसकात में ये समझता हूँ यही मसला ना कि हम टैक्स नेट नहीं बढ़ाते हैं, बस उसकी रेशो बढ़ा देते हैं टैक्स रेट, और उसको मुख्तलिफ अंदाज से उन्हीं लोगों पे लगा देते हैं जो पहले से भी टैक्स से निरवे में होते हैं। आपका बहुत शुक्रिया मीर मोहम्मद अली साहब, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया हमें प्रोग्राम में। और मैं चौधरी साहब से ज़रूर कमेंट लूँ। चौधरी साहब, बड़ी इस बात पर बात हो रही है कि जी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें इतनी बढ़ा दी हैं और जो है हुकूमत पे कैसे करेगी, IMF का क्या स्टेटस है, बहुत सारे इस पर सवाल हैं। तो आपको भी बजट पसंद आया कि नहीं आया जो इसहाक डार साहब ने दिया? और वो तो बड़े पुरुम्मीद हैं। देखिए, बजट में मैंने कल भी कहा कि ये तो ऐसा बजट, पेपर बजट है, इसके लिए पैसे नहीं है। वफाक से जो सूबों को एलोकेशन होगी उसके बाद वफाक के पास जो डेट सर्विसिंग के लिए हैं वो पैसे ही नहीं बचेंगे। और डेट सर्विसिंग के लिए भी इनको कम से कम 5,000 बिलियन जो है वो लेना पड़ेगा, मार्केट से उठाना पड़ेगा। और IMF का प्रोग्राम ना होने की वजह से उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। अब वो जो ये डेट सर्विसिंग के लिए जब पैसे नहीं बचेंगे तो बाकी मामलात कैसे होंगे? तो बाकी मामलात जैसे हम पहले कह रहे हैं कि मिनी बजट यह आएगा और उसमें ये सारी जो मामलात हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। इलेक्शंस का एक उन्होंने सामने रख के बजट तो दिया है, तो इसका सबसे बड़ा चंक पंजाब को दिया है, यानी पंजाब क्योंकि फोकस है नून लीग का, तो उन्होंने उस पर किया है। तो ये जो बातें कर रहे हैं, जो तनख्वाहें बढ़ी हैं वो तो बहुत कम बढ़ी हैं, वो तो ज़्यादा बढ़नी चाहिए सरकारी मुलाजमीन की, क्योंकि जो सैलरीड तबका है वो तो बिल्कुल ही तबाह हाल हो गया है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद प्राइवेट जो कंपनीज़ हैं या प्राइवेट लोगों की जो जॉब्स करने वाले हैं उनका क्या होगा, उनके लिए क्या किया गया है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वो उनका है। तो उसके लिए तो कोई ऐसी बात बजट में नज़र नहीं आती। तो ये बजट हर लिहाज से मायूस कुन है। और इमरान साहब, जो बात चौधरी साहब करें, आगे महंगाई तो सबके लिए ही होगी, लेकिन रिलीफ तो बड़े कम पोर्शन को मिला है आबादी के। समीना, जब हम कल ट्रांसमिशन कर रहे थे तो हमारे साथ स्टूडियो में, आपको याद है, बैठे हुए थे बिजनेसमैन, और वो ये कह रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर के लिए तो फिजिबल नहीं है कि वो बढ़ाएं, क्योंकि उनके बिजनेस कम हो रहे हैं, टैक्सेस बढ़ रहे हैं, तो वो कैसे तनख्वाह बढ़ाएं। तो इसका मतलब ये है कि आप ये तो उम्मीद ही छोड़ देना। हमारे बिजनेस पर ये तो इतराज करते हैं। आने वाले दिन मजीद मुश्किल ही नजर आ रहे हैं। प्रोग्राम खत्म हो गया नाज़रीन, कल इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।